तो जो भी आपका बैंक है, आपको बैंक से ये चीजें चेक करनी है। ओके, ये विजिबल है सबको? ओके। देखो, आपके आसपास ना बहुत सारे बैंक होंगे। अगर आप अपने घर से बाहर निकलोगे, ऑफिस से बाहर निकलोगे, आप देखोगे बहुत सारे बैंक आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे आपके एरिया में बैंक मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे। तो आपको क्या करना है, आपको लोकल ब्रांच में नहीं जाना है। जो भी आपका लोकल बैंक है, आप लोकल बैंक में मत जाइए। जाना कहाँ है आपको? यू जस्ट नीड टू विजिट जहां पे आपका फोरेक्स का ब्रांच होता है। ध्यान रखिए, फोरेक्स का लोकेशन। और फोरेक्स का लोकेशन का मतलब है जहां पे फोरेक्स इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है। लोकल ब्रांच में तो आपका लोकल काम होगा। उस बंदे को, लोकल जो मैनेजर है, उसको ये भी नहीं पता एक्सपोर्ट में क्या होता है। आई सीन मैनी टाइम लोग बोलते रहे, सर वो बैंक मैनेजर मेरा जानने वाला है, मैं उसी ब्रांच में खुलवाऊंगा। सरकारी दुकान है, वो सरकारी बैंक है। ठीक है। और जब वहां पे गए, वो बैंक मैनेजर बोलते सर मेरे को एक्सपोर्ट का नहीं पता, मैं हाँ उस ब्रांच में है, वहां चले जाओ। और जिस ब्रांच में जाता वहां कोई सुनता नहीं। ऐसा कई बार हुआ है। जो हमारे साथ लोग काम कर, जिनका लेट्स ऑलरेडी सेटअप बिजनेस है, ट्रेडिंग कर रहे हैं लोकल या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो बोलते हैं सर मेरा तो जी सरकारी बैंक में अकाउंट है। मेरा सर वो बैंक मैनेजर बहुत अच्छा जानने वाला, सर मेरा तो मतलब मित्र है, मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ। भैया उसके साथ बात कर लो। उसके पास, मित्र के पास गए, मित्र बोलता है जी मेरे को एक्सपोर्ट की नॉलेज दी है, मैं आपको उस ब्रांच में भेज दूंगा। और उस दूसरे ब्रांच में गए, जो फोरेक्स की ब्रांच होती है, वहां पे सब एक जैसे हैं उनके लिए। ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, और क्वेश्चन किससे करना है? फोरेक्स का मैनेजर होता है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो, ये फोरेक्स मैनेजर है आपका। इससे बात करनी, फोरेक्स मैनेजर से। फोरेक्स मैनेजर क्या होता है? ये सारा का सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सारा नॉलेज है। यही आपको सही तरीके से गाइड करेगा, बाकी लोग आपको गाइड नहीं करेंगे। तो उससे आप पूछिए। सबसे पहले आपको भैया जो लोकेशन है वो आपके आसपास होना चाहिए। फोरेक्स लोकेशन, फोरेक्स लोकेशन आसपास होने का मतलब क्या है कि आप एक्सपोर्ट करते हो, इसमें प्रोसीजर क्या होता है? लेट्स से आज आपने एक्सपोर्ट किया, तो एक्सपोर्ट के जो डॉक्यूमेंट हैं आपके, ठीक है, जो भी एक्सपोर्ट के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको बैंक की ब्रांच में जमा कराने। ठीक है, बैंक में जमा कराने। बट वो कौन से बैंक में जमा होते हैं? जो बैंक फोरेक्स ब्रांच होती है। ठीक है। अगर यही फोरेक्स ब्रांच आपसे बोलते हैं जी 50 किलोमीटर दूर है, तो आपको 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा वो डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए। अगर आप बोलते हो वो ब्रांच आपसे 100 किलोमीटर दूर है, तो आपको 100 किलोमीटर जाना पड़ेगा और वो डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए। एक तो प्रोसेस ये है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आप क्या करा सकते हो, लोकल ब्रांच जो आपके आसपास है, ठीक है, लोकल ब्रांच में जमा करा दो। ये जो डॉक्यूमेंट है आप यहां से मूव करा सकते हो। फिर लोकल ब्रांच क्या करेगी, इसको यहाँ पे कोरियर कर देगी फोरेक्स ब्रांच में। ये भी पॉसिबल है। फिर आप बोलोगे जी कोरियर ही कर देगा तो मैं कहीं से भी खुलवा लूं, दैट्स ओके। बट इसका प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकता है? प्रॉब्लम आएगा, लेट से आपके एक्सपोर्ट करते हो तो ऐसे कंट्री में जो मेरे नियर बाई कंट्री, ठीक है, नियर बाई कंट्री है। लेट से मैं लेके चलता हूं, आज का डेटा 14 जुलाई है। आज आज आपका एक्सपोर्ट हुआ है। ओके। और आपको 15 जुलाई को आपको डॉक्यूमेंट मिलता है। ठीक है। और आप क्या करते हो, आपको दुबई एक्सपोर्ट कर रहे हो आप। तो आज आपका सामान निकला है 14 से को, तो मेरे ख्याल से 19-20, मैक्स में बोल रहा हूँ, 19-20 जुलाई तक। ठीक है। हाँ, आपका जो मटेरियल है दुबई पहुंच जाएगा। 19-20 जुलाई तक आपका मटेरियल दुबई पहुंच जाएगा। अब आप 15 को मेरे को डॉक्यूमेंट मिलता है यहाँ पे। और मैं क्या करता हूँ, लेट से मेरा बैंक का जो फोरेक्स ब्रांच है दूर है मेरे से, मैं क्या करता हूँ लोकल ब्रांच में जमा करा दिया मैंने। ठीक है, लोकल ब्रांच में जमा करा दिया। 15 को, कल कल बैंक बंद है क्या? कल बैंक बंद है 15? एनीबडी, कोई है बैंक का आइडिया? हो सकता है बंद हो, आई डोंट नो। सो बट यहाँ पे चालू आप, रहेगा। कल चालू है या बंद है? फर्स्ट और थर्ड चालू रहता है, सेकंड फोर्थ छुट्टी रहता तो ये सेकंड है, फर्स्ट है? कल, कल क्या डेट है? अरे थर्ड है कल। है। थर्ड अच्छा, चालू रहेगा। ओके, चालू रहेगा। चलो, तो आपने क्या किया, लोकल ब्रांच में चलो 15 को जमा करा दिया। तो हो सकता है वो 15 को कोरियर निकाल दे, अगर रिक्वेस्ट करी, बीच में संडे आ गया, ओके, या फिर वो मंडे को निकाल दे। देर आर टू ऑप्शंस, कि भैया वो 15 को ही कोरियर निकाले या फिर वो निकालेगा 17 को। ठीक है। 15 को अगर कोरियर निकालता है तो वो जो आपको कोरियर मिलता है, जो भी आपका ब्रांच है, वहां पे मंडे या ट्यूसडे को मिलेगा। ठीक है, मतलब 17 या 18 को वहां पे मिलेगा।
ठीक है, 4x ब्रांच की बात कर। 17-18 को मिलने का क्या होगा, अब वो सेम डे प्रोसेस नहीं करते, क्योंकि अगर आप लोकल जहां पे जा रहे हो आप जमा करा रहे हो ना, तो वहां पे जाके रिक्वेस्ट कर सकते हो उनसे, भैया जमा इसको आज ही भेजना है। तो ये लोग क्या करते हैं, इसको सेम डे तो नहीं करेगा। लेट्स 17 को मिला तो 18 को भेजेगा, 18 को मिला तो 19 को भेजेगा। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं आपको। एंड देन वहां से वो क्या करेगा, उसको कोरियर करेगा। एंड कोरियर करने के बाद लेट्स उसने 18 को निकाल दिया, तो अगेन ये वहां पे पहुंचता है, वहां पे फ्राइडे सैटरडे आ गया, तो समझो वहां पे उसको डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, तो अगेन वो डिले होगा। तो ये क्या होने वाला है, अगर आप 18 को एथलेट से निकालते हो तो 19 20, तो 20 21 तक मेरा जो डॉक्यूमेंट है वहां पहुंचेगा। नियर बाई की मैं बात कर रहा हूँ। अगर यही काम आप श्रीलंका को भेजते हो तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो, क्योंकि वहां तो 4 दिन में माल पहुंच जाता है। तो अभी मेरा जो मटेरियल है 19-20 जुलाई का मेरा मटेरियल पहुंच गया, और 20-21 को मेरा बायर के बैंक में डॉक्यूमेंट पहुंच रहा है। और हो सकता है उसके बैंक में भी प्रोसेस लगेगा, वहां से रिलीज करने में भी हो सकता है 22-21 की जगह फिर वो 22 में मिले। माल मेरा 20 को पहुंच गया, तो बायर वेट कर रहा है वहां पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो इससे क्या होता है, आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। हो उसको अर्जेंट हो, आप और डिले करो, ये तो मैं बोल रहा हूँ जो बिल्कुल अच्छा केस होगा। और चीजें हो सकती है, डिले हो सकती है, और भी डिले हो सकता है आपकी तरफ से डॉक्यूमेंट। तो ऐसे सिचुएशन ना हो, तो आप क्या करना चाहिए, आपको ऐसा बैंक चूज कर रहा जिसका फोरेक्स का जो ब्रांच है आपके आसपास हो, नियर बाई हो। तो अभी क्या करना है आपको, आप अपने जिससे बैंक से बात करो, आप एटलीस्ट बहुत सारे बैंकों से बात करिए, एंड ये बैंक आपको चेक करके बताएंगे। ठीक है, हाँ ऐसा ही होता है बिल्कुल परीक्षित जी, के उसको डिले ना हो चीजें, इसलिए बोलता है जी स्कैन डॉक्यूमेंट आप मेरे को भेज दो। राइट, तो इसीलिए फोरेक्स ब्रांच लोकेशन नियर बाई यहाँ पे आपका होना चाहिए। पहले तो आप बैंक से बात करिए, देखो बड़े शहरों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट हाँ जो टीयर 2 टीयर 3 सिटी में, टीयर 3 सिटी में ज्यादा दिक्कत आ सकती है। दूसरा, आप उनसे क्वेश्चंस करना है, जो फोरेक्स का मैनेजर है ना, ये वाला बंदा है, इससे आपको क्वेश्चंस करने हैं। आपको समझना है कि आप कौन सा बैंक चूज करिए जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो आप फोरेक्स ब्रांच उससे पूछिए। दूसरा उनसे पूछिए भैया कैन आई गेट द लोन अगेंस्ट एलसी। वो बोलेगा सर शुरू में तो नहीं देंगे, बाद में हो सकता दे दें। ओके, मे बी आफ्टर 2 बार 5 बार आपने काम किया, या कोलेटरल के अगेंस्ट आपको दे सकता है। तो आप इसको बोलते हैं पैकिंग क्रेडिट। तो उससे पूछिए भैया पैकिंग क्रेडिट देते हो, कितना उसमें इंटरेस्ट वगैरह होता है। तो ये आपको समझना है उनसे। या लेट से आपने 4 बैंकों से बात करी, तो चारों बैंक अलग अलग बताएंगे, हाँ जी हम देंगे नहीं देंगे, कितने दिन बाद देंगे। एंड देन एक ऑप्शन आते हैं हमारे पास, बिल डिस्काउंटिंग। अब व्हाट डू यू मीन बाय बिल डिस्काउंटिंग? अगर अब आपने क्या किया, 1 करोड़ का एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है, एंड ये कहाँ दे दिया, क्रेडिट पे दे दिया आपने, और आपका जो पेमेंट है वो 2 महीने के बाद आएगा। एंड आप बोलते हो सर मेरे पास अब यही 1 करोड़ था, मैंने बिजनेस में लगा दिया, अब 2 महीने तक आप वेट तो नहीं करोगे। ठीक है, आप काम कर रहे हो सकता है दूसरा ऑर्डर आपके पास आ जाए, या आपके डे टू डे एक्सपेंसेस हो कैसे मीट होते हैं। तो जो बैंक है आपका, तो बैंक क्या करता है, आपको अभी 70 से 80% आपका जो वैल्यू हो दे देगा, मतलब 70 से 80 लाख रुपया दे देगा आपको क्रेडिट के मामले में। एंड बैलेंस कब देगा, जब उसके पास पूरा का पूरा पेमेंट आ जाएगा 2 महीने में, बैलेंस हो तब दे देगा आपको। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग। कि भैया जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्रेडिट पे मटेरियल दे रहे हो, तो उस केस में भी आपको पैसा मिल जाता है बैंक से। तो आप अपने बैंक से पूछिए भैया मेरे को बिल डिस्काउंटिंग मिलेगा क्या। ओके, तो वो बोल देगा, जनरली दे देते हैं बैंक आपको, जनरली बिल डिस्काउंटिंग कर देगा। दैट यूनिट, उसमें जो भी उनका इंटरेस्ट पार्ट होगा वो अपना इंटरेस्ट पार्ट डिडक्ट करके आपको बाकी का सामान दे देंगे। अब एक क्या होता है इसमें, इनका ना डॉलर टू INR, इसमें बड़ी लूट मचाते हैं लोग, बड़ी लूट मचाते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आपको पहले रेट पता होना चाहिए डॉलर टू INR। अब ये क्या है, अब आपका लेट से 82 रुपीज में, एक एग्जांपल से ले रहा हूं, 82 रुपीज आज डॉलर का प्राइस है। ओके, और आपके यहाँ पे $10,000 है, राइट। तो $10,000 हैं आपके, जो ट्रांसफर आपके अकाउंट में आने हैं। तो अगर बैंक बोलता है जी मैं पर डॉलर 1 रुपी डिडक्ट करूंगा, देखिए अगर वो पर डॉलर 1 रुपी डिडक्ट करता है यहां पे, तो हाउ मच डिडक्टेड, उसने 10,000 रुपए उसने डिडक्ट कर लिया। अगर वही बैंक बोलता है जी मैं 1 रुपए की जगह 50 पैसा डिडक्ट करूंगा, तो वो खर्चा आपका 5,000 रुपए होगा। आर गेटिंग माई पॉइंट? और भी इनके एक्सपेंस होते हैं। तो इसलिए आप बैंक से पूछिए भाई डॉलर टू INR क्या चार्जेस लगेंगे, वो मेरे को बताओ।
वो बैंक हमेशा यही बोलेगा, अरे सर अभी से कैसे बता दूं, जब आपका ट्रांजेक्शन होगा तब बताएंगे, अभी क्या बताऊं। तो उसको आप वैल्यू में बात करिए, बोले कोई बात नहीं, आप ये मेरे को बता दो कि अगर मेरा 5,000 तक डॉलर तक पैसा आता है, उसका क्या चार्ज लगेगा आज की डेट में, आप मेरे बता दो, मेरे को जल्दी थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। या 10,000 से 20 तक आएगा, या 5 से 10 आएगा, उसका कितना चार्ज लगेगा, वो बता दो बस। ठीक है, जब जो मेरा ट्रांजेक्शन होगा तब की तब देखेंगे, बट एटलीस्ट गिव मी सम आइडिया, अभी क्या चार्ज आप मेरे को लगेगा जो आपका, एटलीस्ट तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा बैंक आपको सही प्राइस देने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पैसा चला जाता है लोगों का। ओके, एंड देन आप उनसे पूछिए डू यू हैव एडी कोड। एडी कोड क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑथोराइज डीलर कोड। ये कौन देता है, आरबीआई देता है इनको। आरबीआई किसको देता है, बैंक को देता है। क्यों देता है, सो दैट वो फोरेक्स का ट्रांजेक्शन कर पाए। ये उन्हीं को मिलता है जो लोग फोरेक्स का ट्रांजेक्शन करते हैं, बैंक की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप एडी कोड पूछे, जनरली एडी कोड जिसके पास होगा वही काम कर सकता है, एक्सपोर्ट बैंक की मैं बात कर रहा हूं। तो ये आरबीआई इनको देता है, फोरेक्स जो लोग फोरेक्स का काम करेंगे पूछिए, अगर उनके पास नहीं है तो भैया आप वहां पे अकाउंट खुलवाने का कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, बट जनरली जो बड़े बैंक है वहां पे होता है। एंड देन एक अकाउंट होता है इनका ईईएफसी अकाउंट, इसको बोलते हैं एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। अब ये क्या चीज है भैया, ये समझने वाली बात है कि कल आपके अकाउंट में डॉलर आता है, तो आप उस डॉलर को एक महीने तक, लेट से कल आपके अकाउंट में 10,000 डॉलर आया, तो मैं एक महीने तक उसको 10,000 डॉलर को एज एज इट इज रख सकता हूं। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका एक तो फायदा ये है कि आपको लगता है कि भैया मेरा एक महीने के बाद मेरा डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, लेट्स आपको लगा 82 की जगह 83 हो जाएगा, आपको आपके पास सारे एनालिटिक्स हैं, तो यहां पे आपको थोड़ा फायदा हो जाएगा। एक तो ये है इसका बात। दूसरा फायदा क्या है कि अगर आप इंपोर्ट भी एक महीने तक रहेगा, एक महीने के बाद ऑटोमेटिक आईएनआर में कन्वर्ट हो जाएगा ईईएफसी अकाउंट में। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, राइट, तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपसे पूछेगा नहीं, एक महीना टाइम हुआ कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरे इसका फायदा क्या होता है, जो सबसे बड़ा फायदा है वो फायदा है इंपोर्ट में। इंपोर्ट में फायदा है इसका। अब इंपोर्ट में फायदा क्या है कि आपके अकाउंट में 10,000 डॉलर है भैया, ठीक है, आप कल चाइना से इंपोर्ट करते हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहां से वो डॉलर डायरेक्ट अपने सप्लायर को पे कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट बच जाएगा। अदरवाइज क्या होता, ये डॉलर क्या था, आईएनआर में कन्वर्ट होता, उसका ट्रांजेक्शन चार्ज लगता, फिर आईएनआर टू डॉलर कन्वर्ट करते कुछ सामान खरीदने के लिए चाइना से, ठीक है, उसका चार्ज लगता। तो ये क्या होता है, डॉलर का वैल्यू यहाँ पे जो आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट बच जाता है। तो अगर आप इंपोर्ट भी करते हो और आपको लगता है आप एक महीने के अंदर इंपोर्ट कर रहे हो या रेगुलर इंपोर्ट करते हो, तो ये आपके काम की चीज है। तो आप अपने बैंक से पूछिए कि भाई आप मेरे को ईएफसी अकाउंट दे दो क्या, वो बैंक वाला खुद ही बोल देता है। और कई बार वो क्या बोलता है, आपको बिल्कुल आके बोलेगा, अरे सर हम आपको ईएफसी अकाउंट भी देंगे, ठीक है, एहसान दिखाएगा, बट ये सभी कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। ठीक है, एहसान वाली बात नहीं, सभी देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, तो आपको वो दे सकता है ये। एंड देन आपका फॉरवर्ड कवर। अब फॉरवर्ड कवर क्या है भैया, ये एक रिस्क को मैनेज करता है। एक्सपोर्ट में 3 तरह के रिस्क होते हैं। एक रिस्क होता है आपका पेमेंट का, ठीक है, पेमेंट का रिस्क होता है, भैया पेमेंट नहीं आया तो। एक रिस्क होता है आपका, किसका होता है, आपका ट्रांजिट का, ठीक है। एक रिस्क होता है आपका करेंसी वाला रिस्क। तो तीनों को, जो पेमेंट का रिस्क होता है वो इसी जीसी से कवर हो सकता है, ट्रांजिट का कोई इंश्योरेंस कंपनी से कवर हो सकता है। इस करेंसी का जो रिस्क है, करेंसी मतलब आज आप डील कर रहे हो, आप लेट से आज 82 पे डील कर रहे हो, आपका पेमेंट एक महीने बाद 2 महीने बाद आ रहा है, हो सकता है उस 82 का 70 हो जाए, नहीं सॉरी 80 हो जाए, ₹2 का नुकसान है। आप $50,000 का डील कर रहे हो, देखो $50,000 में डील कर तो ₹2 का लॉस हो गया, तो आपका 1 लाख का लॉस हो जाएगा। बट ये भी है कि भैया 2 बढ़ भी तो सकता है, 2 लाख बढ़ भी जाएगा। बट एक्चुअली इसमें आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, करेंसी के मामले में कभी रिस्क मत लो। तो यहाँ पे फॉरवर्ड कवर क्या है, अगर आज आप 82 पे डील कर रहे हो ना, और आपका 2 महीने बाद पेमेंट आता है, तो भी 82 के आसपास ही होगा। उस टाइम पे जो डॉलर है, चाहे 80 हो चाहे 84 हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको यही इसी के आसपास पैसा मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, आप सेफ रहोगे, आपको रात को नींद अच्छी आएगी। अदरवाइज क्या होता है, अगर डॉलर नीचे जा रहा होता ना, कई बार नींद अच्छी नहीं आती। ठीक है, इसलिए भैया नींद नींद लेना भी जरूरी है, सही नींद आनी चाहिए। तो इसीलिए आप उनसे पूछिए
कि भैया फॉरवर्ड कवर दोगे तो क्या क्या प्रोसेस रहेगा, तो उनसे बात करिए। तो बैंक जनरली दे देता, बट यू नीड टू डिस्कस विद दैट। देन आपका आता है कि डीएनबी रिपोर्ट। डीएनबी का मतलब होता है डन एंड ब्रैडस्टेट। नाम सुनिए, अगर आपको कल किसी कंपनी की क्रेडिबिलिटी चेक करनी है, आपका बायर है और बायर बोल को आपको चेक करना है बायर सही है गलत है, तो आप बैंक को बोलिए भैया मेरे को डीएनबी रिपोर्ट निकाल के दो। अलग अलग बैंक है, अलग अलग चार्ज मांगते हैं, कोई 8,000 बोलेगा, कोई 10 बोलेगा, कोई 12 बोलेगा, अलग अलग चार्ज है। तो आप उनसे पूछिए भैया, बैंक बोलता है हाँ जी हम आपको डीएनबी रिपोर्ट निकाल के देते हैं, एंड उसका चार्ज क्या है, ठीक है, वो चार्ज आप उनसे पूछिए, व्हाट विल बी द चार्ज। अब डीएनबी रिपोर्ट आप डायरेक्ट डीएनबी वाले से भी ले सकते हो। डन एंड ब्रैडस्टेट सबसे ज्यादा क्रेडिबल एजेंसी है पूरे वर्ल्ड की, सबसे ज्यादा। डीएनबी लिख लो इसको अभी। तो कल अगर आप इंपोर्ट करते हो, ये आप डायरेक्ट डीएनबी से भी ले सकते हो, बट उससे लेने से क्या होगा, महंगा पड़ेगा। महंगा क्यों पड़ेगा, बिकॉज आप उसके लिए रिटेल कस्टमर हो। ओके, यू आर यूजिंग इट फॉर योर कंपनी, हाउ मच चार्जेस यू आर पेइंग फॉर दैट, कितना पे कर रहे हो। बैंक से लेते हो परीक्षित जी? ईयरली चार्जेस है उसका हम्म, मतलब चार्जेस तो नहीं पता, अभी मैं ज्वाइन होने से काफी पहले से वो स्टार्ट करता है सर्विस। कुछ 300 350 कंपनीज का रिपोर्ट हम ये कर सकते हैं, या ड्यू तो वो डिलिजेंस। अलग, यस यस, सो दैट यू कैन गेट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको सिर्फ एक बंदे का चेक करना है, ठीक है ना। तो आप उसको डीएनबी रिपोर्ट यू कैन जस्ट डिस्कस विद योर बैंक, बैंक से भी रिपोर्ट निकाल सकते हो। निकालने का फायदा क्या होता है कि आपको बैंक इज ए कॉर्पोरेट कस्टमर फॉर डीएनबी। ओके, तो बैंक अपने जो डीएनबी है बैंक को सस्ते में रिपोर्ट निकाल के देगा। आप खुद जाओगे, आप क्योंकि आप अभी छोटे हो, बड़ी कंपनी बन गए देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अभी आप छोटे हो तो डीएनबी आपको महंगा प्रोडक्ट बेचेगा, अपना महंगा अपना जो सर्विस है वो देगा। तो इसलिए आप बैंक से बोलिए भैया मेरे को डीएनबी रिपोर्ट चाहिए, बोलेगा हाँ सर दे देंगे। उससे चार्ज पूछिए कितना चार्ज लगता है, ठीक है। एंड देन आप उनसे ये भी पूछिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में मेरे हेल्प करोगे या नहीं करोगे। अभी मैंने बताया था, कोई बताएगा इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्या होता है? अभी मैंने पूछा था। हम्म, अरे एमएसएमई के अंदर जो लोन पे इंटरेस्ट मिलता है उसके अंदर कम और ज्यादा का एम। हाँ वही तो अभी तो मैंने बताया था आपको हम्म। कि भाई अगर आप लोन लेते हो उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बेनिफिट मिलता है, ठीक है, 1%, 2%, 3%, whatever it is। तो एज पर द प्रोडक्ट जो मैंने, आप कहां से चेक होता है ये, अभी वो दिखाया था मैंने, कौन सा पोर्टल था? इंडिया ट्रेड पोर्टल। या जो पोर्टल है वो है आपका इंडियन ट्रेड पोर्टल, ठीक है। तो वहां से आप चेक कर सकते हो। एंड देन आप पूछे भैया डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस क्या है। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस क्या होता है, क्योंकि इनके एक तो कोरियर चार्ज है, आप वहां पे सबमिट कर रहे हो उसका चार्ज होगा। आप ये फॉरेन करेंसी लेके आ रहे, रेमिटेंस रहेगा, आपको एक ईबीआरसी जनरेट होता है, ईबीआरसी। ई तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, बी मतलब बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। ये कब, ये भी देते, बैंक देता है ये कब देता है, जब आप बैंक आपको आपके अकाउंट में पूरा पैसा आ गया, आपने $20,000 का एक्सपोर्ट किया, 10 दिन बाद 15 दिन बाद जो भी है वो आपके अकाउंट में पैसा आ गया, ठीक है। तो अभी वो क्या होता है, ईबीआरसी अभी जनरेट होगा आपका, उसके बाद ही आप इंसेंटिव्स अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद ही इंसेंटिव अप्लाई। तो इनके खर्चे होते हैं, भी कोरियर भी करेंगे और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अपने बैंक से पूछिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो होता है मिनिमम बैलेंस। जो आप अपने बैंक से बात करिए भैया मिनिमम बैलेंस कितना है, राइट। कोई ट्रेड अकाउंट आपको क्या खुलवाना है, ये फोरेक्स अकाउंट भी बोल सकते हो, ट्रेड अकाउंट भी बोल सकते हो, जो भी अलग अलग बैंक के हिसाब से अलग अलग होता है। तो वो आपको बता देगा सर मिनिमम बैलेंस कितना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना काम करिए। और अगर मिनिमम बैलेंस ज्यादा है, ठीक है, आप लोग क्या करिए, आप नॉर्मल अकाउंट खुलवा लीजिए उसी में, ठीक है, नॉर्मल अकाउंट खुलवा लीजिए, जो भी नॉर्मल अकाउंट का बहुत ज्यादा चार्ज नहीं होता। जब आपको लगता है कि अब मेरे पास एक्सपोर्ट का ऑर्डर आ गया, तब इसको फोरेक्स में कन्वर्ट करा दो, ओके, तब इसको फोरेक्स में आप कन्वर्ट करा सकते हो। इससे क्या होगा, फिर आपको मिनिमम बैलेंस का ज्यादा झंझट नहीं रहेगा, तभी रखना पड़ेगा जब आप बिजनेस कर रहे हो, ओके। तो यही कर सकते हो आप, पहले बात करके रखिए, जब आपको लगता है आपके पास ऑर्डर आने वाला है या आ रहा है,
तो आप उसको फॉरेक्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। ये कन्वर्ट हो जाता है, कोई ऐसा बड़ा बात नहीं, पहले बात करके रखना, ठीक है। एंड देन उनसे पूछ सकते भैया वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट क्या, जो भी हम बात कर रहे थे ना, बैंक वाला भी घर पे आता है अगर घर से आप काम स्टार्ट कर रहे हो। तो घर से स्टार्ट करें तो उसके लिए भी आपको क्या करना चाहिए, एक पूरा सेटअप जैसा उसको दिखाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उसको बैठ के जो सारी चीजें हैं आपके घर पे आया तो बाहर एक तो प्रिंट आउट निकाल लगा देना कंपनी का, जो भी आपका कंपनी है, और घर पे आ रहा है तो घर पे भी एक ऑफिस सेटअप दिखाना चाहिए। ओके, वो फोटो वोटो भी ले, पहले तो आते ही नहीं थे, जब से क्या हुआ है लोग पैसा लेके भागे ना इंडिया से, तब से वो घर पे आके आपके ऑफिस में आके फोटो वोटो लेके ये करते हैं, आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। ओके, और कई बार फोन आएगा, सर बॉस पूछ रहे क्यों कर रहे हो, और बोला काम करना और किस लिए कर रहे हैं भैया, राइट, चैरिटी में थोड़ी काम करना। और ये बैंक वाले बड़ा टाइम लगा देते हैं, ये बहुत टाइम लगाते हैं बिना बात के, चाहे कोई बड़ा बैंक भी ले लो आप, ये लंबा टाइम खींच देते हैं। पहले तो आप, मैंने देखा है जब मैंने स्टार्ट किया उस टाइम तो विजिट करने भी नहीं आते थे, कोई नहीं आता, आपने कर दिया। हाँ, फिर जब लोग पैसा लेके भागे उसके बाद आया, बोला जी हमें विजिट करना है, बोला 2 साल के बाद याद आ रहा है, बोला सर अभी करना, ठीक है या। तो इसीलिए वो लोग आपके यहाँ पे आएंगे तो प्रॉपर एक सेटअप उनको दिखाना है। सेटअप क्या होता है, वो नहीं है कि भैया बोला कहाँ से काम, बोला यही वैसा होता है, बेड पे बैठे, आप भी बेड पे बैठे हो, भी बैठा है, ठीक है, बोला कहाँ से, बोला यहीं से करेंगे, यहीं लैपटॉप रखा है। तो भैया बोला नहीं नहीं यार, कुछ तो टेबल कुर्सी तो रखो, तो इसलिए कॉर्नर में कहीं चेयर वेयर रख लेना, ठीक है, 2-4 डॉक्यूमेंट रख लेना, सैंपल वैम्पल वगैरह रख लेना, जस्ट दिखाने के लिए, ठीक है, बाकी आपका काम हो जाता। तो ये बैंक का बहुत बड़ा रोल है आपके बिजनेस को। और मेरा सजेशन है, माय सजेशन टू एवरीवन कि यू गो विद द प्राइवेट बैंक,